तो अब हम लोग देखेंगे कि लैटिस प्लेन और क्रिस्टल प्लेन होता क्या है। क्रिस्टल लैटिस में बी रिगार्डेड एज द एग्रीगेट ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स पासिंग थ्रू द लैटिस पॉइंट्स सच एज ईच सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स हैज़ अ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन एंड डायरेक्शन विथ रेफरेंस टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी कि देखिए, लैटिस प्लेन से पहले हम लोगों को प्लेन समझना चाहिए और प्लेन समझने से पहले हम लोगों को पॉइंट समझना चाहिए। तो पॉइंट तो हम लोग जानते ही है कि किसी एक एक्सिस पे हम लोग पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं। उसी तरीके से हम लोग प्लेन को डिफाइन कर सकते हैं दो एक्सिस की मदद से। जब हम लोग दो एक्सिस को एक साथ कंसिडर करते हैं तो उस समय जो चीज़ हम लोग डिफाइन कर रहे होते हैं वो होता है प्लेन। तो देखिए, अ क्रिस्टल लैटिस में बी रिगार्डेड एज द एग्रीगेट ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ प्लेन्स। यानी कि अगर हम लोग कोई क्रिस्टल लैटिस ले लें या फिर कोई सॉलिड कंसिडर करें, अगर हम लोग एक ब्लॉक कंसिडर करें, ईंटे का ब्लॉक कंसिडर करें और उसको एक पतले पतले फाइन पीस में अगर हम लोग उसको ब्रेक करें, उसको काटें, तो हमें जो एक पतला पतला जो लेयर मिलेगा उसका जो साइड से इस तरीके से अगर हम लोग ईंटे को ऐसे ऐसे लंबा लंबा पतला पतला काटे तो साइड से जो उसका एक फिगर मिलेगा, वो जो एक चीज़ मिलेगा वो एक्स एक्सिस पे भी जा रहा होगा और एक वाई एक्सिस पे भी जा रहा होगा। तो ये दोनों जो एक पूरा फिगर फॉर्म हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है एक प्लेन का। और इसी तरीके से अगर हम लोग एक सॉलिड को बारीक काटते रहे तो हमें कई सेट मिलेंगे उस पैरेलल प्लेन्स के। तो उन्हीं सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स को ही इकट्ठा करके एक सॉलिड बनाया जा सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं लैटिस प्लेन। और हर एक सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स का अपना एक ओरिएंटेशन होगा, एक डायरेक्शन होगा उस कोऑर्डिनेट एक्सिस के जरिए। अगर हम लोग इसको ऐसे थोड़ा टेढ़ा काटते हैं, किसी ईंटे को टेढ़ा अगर काटेंगे तो उसका ओरिएंटेशन बदल जाएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलाउंग, और इसी तरीके से इसको हम लोग लैटिस प्लेन बोलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं मिलर इंडिसेस की। तो मिलर इंडिसेस क्या होता है? देखिए, मिलर इंडिसेस बेसिकली हम लोगों को इसलिए इस्तेमाल करना रहता है क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं इस चीज़ को, तो हम लोग प्लेन को 2D में समझे, लेकिन जब हम लोग को 3D में इसको समझना रहता है तो बहुत सी प्रॉब्लम आ जाती है। इस समय इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिलर ने हम लोगों को ये बताया। जैसे प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम लोग इस प्लेन को, डायरेक्शंस को या फिर इसके रोटेशन को डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो ये 3D में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस वजह से मिलर ने हमें ये बताया कि किस तरीके से हम इन पैरेलल प्लेन्स के सेट को या फिर जो पैरेलल प्लेन्स हैं हमारे, उनको किस तरीके से हम लोग मतलब डिफ़ाइन करेंगे, उनके रोटेशन को कैसे डिफ़ाइन करेंगे, उनके डायरेक्शंस को कैसे डिफ़ाइन करेंगे 3 डायमेंशनल एक्सिस में। और ये डिफ़ाइन करते हैं वो 3 नंबर्स की मदद से, जिसको कहा जाता है मिलर इंडिसेस। और ये नंबर्स बेसिकली इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स लिए जाते हैं, नेचुरल नंबर कह सकते हैं, पॉजिटिव नेचुरल नंबर इंटीजर्स लिए जा सकते हैं। तो इन नंबर्स को मतलब बेसिकली इंटीजर लिया गया है। तो लाइन शोन इन फिगर विल अपीयर एज प्लेन व्हेन ज्योमेट्री इज़ एक्सटेंडेड टू 3D। ये जो लाइन यहाँ पे दिख रहा है, अगर इस चीज़ को हम लोग एक 3D फिगर में देखें तो ये लाइन हमें एक प्लेन की तरह नज़र आएगा। जैसे अगर ईंटे को आप खाली एक साइड से देखेंगे तो आपको वो ये लगेगा कि ये 2D में ही है, लेकिन जब आप उसको पीछे से भी, साइड से भी देखेंगे कि उसका ये साइड वाला भाग भी है, वो चारों तरफ से देखेंगे, उसको एज्यूम करेंगे, उसको समझेंगे, तो वो जो आपको वो फिगर दिखेगा वो 3D में दिखेगा। 3D का मतलब ये है कि कोई चीज़ अगर स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, स्पेस को, यानी कि जो आपके आसपास जो जगह है उसको अगर आप कैप्चर कर रहे हैं तो वो चीज़ आपका होता है, वो चीज़ को आप रिकॉग्नाइज़ करते हैं 3D में। तो इसी तरीके से जो 3D में हमें सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स मिलेंगे, उनको क्या होगा कि जब इस ज्योमेट्री को हम लोग एक्सटेंड करेंगे 3D में, ये जो ज्योमेट्री एक्स वाई एक्सिस इसको 3D में ले जाएंगे तो ये हमें प्लेन की तरह नज़र आएगा। यहाँ पे हमें प्लेन भले नहीं नज़र आ रहा हो, एक पॉइंट की तरह नज़र आ रहा हो, एक लाइन की तरह नज़र आ रहा हो, लेकिन वो हम लोग जब उसमें देखेंगे तो वो हम लोगों को प्लेन की तरह नज़र आएगा 3D में। द प्रॉब्लम इज़ नॉट टू डेजिग्नेट द ओरिएंटेशन एंड डायरेक्शन ऑफ दिस पैरेलल सेट ऑफ क्रिस्टल प्लेन्स। यानी कि ये जो क्रिस्टल प्लेन है, ये जो पैरेलल प्लेन्स हैं, इनको हमें प्रॉब्लम हो रहा था मिलर को, उस समय जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था कि कैसे हम इसके डायरेक्शंस और ओरिएंटेशन को 3D में डिफाइन करें। तो वही बताया है मिलर ने। मिलर इन्वॉल्व अ मेथड टू डेजिग्नेट ओरिएंटेशन एंड डायरेक्शन ऑफ पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस बाय 3 नंबर्स इंटीजर्स कॉल्ड मिलर इंडिसेस। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि मिलर इंडिसेस को कैसे 3D कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम लोग फाइंड करेंगे। यानी कि जो मिलर इंडिसेस मिलेंगे उनकी वजह से हम लोग डायरेक्शंस को भी उसके डिफाइन कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग मिरर इंडिसेस को निकालेंगे। स्टेप्स टू फाइंड मिरर इंडिसेस ऑफ अ प्लेन। अगर हम लोग मान लेते हैं टेक अ पॉइंट, देखिए पहला स्टेप इसमें ये बोला है कि टेक अ पॉइंट और एटम एज ओरिजिन एंड कंस्ट्रक्ट 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोई एक पॉइंट हम लोग मान लेते हैं या फिर एक पॉइंट को हम लोग एटम मान लेते हैं, तो इसको मान के हम 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस को डिफाइन कर देंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस आर ABC। एक्सिस के अलोंग
ए वेक्टर होता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग बी वेक्टर होता है और जेड एक्सिस के अलॉन्ग सी वेक्टर होता है। लेट एक्स वाई जेड एक्सिस लेट ऑन एक्स वाई जेड एक्सिस द इंटरसेप्ट्स आर 3a 2b 2c। अगर एक्स एक्सिस पे मान लेते हैं इंटरसेप्ट 3a है, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है 2b और जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट 3b है। और जहाँ की इंटरसेप्ट को देखिए होता क्या है, इंटरसेप्ट का मतलब वो होता है कि इंटरसेप्ट इज़ अ पॉइंट ऑन एक्सिस थ्रू विच अ लाइन कर्व और सरफेस पास। इंटरसेप्ट किसी एक्सिस पे वो पॉइंट होता है जिस पे से लाइन होके गुजर रहा हो या फिर कोई सरफेस होके गुजर रहा हो या फिर कोई कर्व होके गुजर रहा हो। तो फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन अलॉन्ग 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ पे अगर हम कोई पॉइंट कंसिडर कर ले 3a 2b और 2c एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे, तो कोई भी कंसिडर कर सकते हैं आप, यहाँ पे 3b भी ले सकते हैं, अपना जो मन चाहे वो ले सकते हैं। तो 3 पॉइंट अगर आप कंसिडर कर लिए तो एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट आएगा, वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट आएगा और जेड एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट आएगा उसको हम लोग इस तरीके से लिख देंगे। एक्स का इंटरसेप्ट 3a, वाई का इंटरसेप्ट 2b, जेड का इंटरसेप्ट 2c। पहले स्टेप में हम लोगों को ये इंटरसेप्ट के बारे में लिखना है। दूसरे स्टेप में हम लोगों को लिखना है कि एक्सप्रेस दिस इंटरसेप्ट एज मल्टीपल ऑफ ए बी सी। मल्टीपल ऑफ ए इज़ 3, यानी कि देखिए ये जो इंटरसेप्ट हमें मिला है उसका जो मल्टीपल यानी कि ए बी सी का जो मल्टीपल है उसके फॉर्म में हम लोगों को एक्सप्रेस कर देना है। ए का मल्टीपल यहाँ पे 3 है, बी का मल्टीपल 2 है, जेड का सी का मल्टीपल 2 है। तो इसी तरीके से हम उसको मल्टीपल्स ऑफ ए बी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। तो ये आ जाएगा 3 2 3। अब देखिए सॉरी यहाँ पे ये 2 होगा, जेड का मल्टीपल भी 2 है, सॉरी सी का मल्टीपल भी 2 है, तो ये 2 है। अब हम लोग देखते हैं कि थर्ड स्टेप क्या करना है हम लोगों को। तो थर्ड स्टेप में जैसा कि हम लोगों ने इंटरसेप्ट के मल्टीपल्स को लिख दिया रहा, ए बी और सी के मल्टीपल्स को लिख दिया रहा, तो थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि जो इंटरसेप्ट हमें मिला था उनका हम लोग रेसिप्रोकल ले लेंगे। द रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट्स 1/3 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब चौथे स्टेप में क्या करेंगे कि जो ये इंटरसेप्ट है इसको ये फ्रैक्शन फॉर्म से हम लोग इसको नेचुरल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके लिए हम लोगों को इन इंटरसेप्ट्स का एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 2 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे तो हमें जो मिलेगा ये 2 × 3 मिलेगा, यानी कि 6 आएगा एलसीएम। और इस 6 से जब हम इन सभी नंबर्स को, ये तीनों इंटरसेप्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक हमें ऐसा नंबर मिलेगा जो कि नेचुरल नंबर के फॉर्म में होगा, यानी कि जो ये रेसिप्रोकल इंटरसेप्ट है ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 3। अब क्या करना है कि जो हम लोगों को ये जो हम लोग इस इंटरसेप्ट को, रेसिप्रोकल इंटरसेप्ट को रिड्यूस कर दिए हैं इस नेचुरल नंबर के फॉर्म में, अब उसको क्या करना है कि सिंपली एक ब्रैकेट में करके लिख देना है। और वो ब्रैकेट के लिख देने में जो रिप्रेजेंटेशन हमें मिल रहा है उस पर्टिकुलर सेट ऑफ पैरेलल प्लेन का वो आपका मिलर इंडिसेस कहलाएगा। तो इनक्लोज द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर इन द parenthesis and we will get the Miller indices. So Miller indices of the plane given in figure is 2 3 3, यानी कि जो हमें जो प्लेन जो हम लोग कंसिडर किए थे उस प्लेन का जो मिलर इंडिसेस हमें मिला है वो 2 3 3 है और इसको हम लोग सिंपली इस ब्रैकेट में ऐसे लिख दिए हैं। इनके बीच में कोई कॉमा नहीं रहेगा दोस्तों और ना ही कोई किसी भी तरीके का कोई स्पेस छोड़ के, लंबा स्पेस छोड़ के लिखना है। तो ये इसी तरीके से सेम लिखेगा। अगर हम लोग जनरल में बात करें तो जनरल में इसको HKL से डिनोट करते हैं, यानी कि H is the Miller indices along x-axis and K is the Miller indices along y-axis and L is the Miller indices along z-axis। तो ये HKL से इसको जनरल में डिनोट कर देते हैं ब्रैकेट में। अब देखते हैं कि हम लोग देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मिलर इंडिसेस, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ मिलर इंडिसेस की क्या होती हैं और पॉइंट ग्रुप और स्पेस ग्रुप क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मिलर इंडिसेस, इन पहला पॉइंट ये है कि इन क्यूबिक क्रिस्टल द डायरेक्शन perpendicular to the plane HKL is represented by closed bracket HKL। यानी कि अगर हम क्यूबिक क्रिस्टल में बात करें तो जो डायरेक्शन होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि कोई प्लेन है जिसका कि मिलर इंडिसेस HKL है तो उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा उसका जो मिलर इंडिसेस होगा वो क्लोज्ड इंटरवल में हम लोग करके लिखेंगे HKL, यानी क्लोज्ड ब्रैकेट में लिखेंगे। ये ओपन ब्रैकेट है और ये क्लोज्ड ब्रैकेट है, ऐसे बॉक्स टाइप के ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे। दैट इज़ HKL इज़ द लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि ये बेसिकली एक लाइन होगा जो कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, उसका ये मिलर इंडिसेस होगा HKL। तो सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि नो कॉमा आर इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन द इंडिसेस ऑफ सिंगल डिजिट दैट इज 2 3 3 बट व्हेन मिलर इंडिसेस ऑफ अ प्लेन आर डबल डिजिट दीज आर सेपरेटेड बाय कॉमास। देखिए जब यहाँ पे सिंगल डिजिट हो, यानी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का जो इंटरसेप्ट मिल रहा हो वो सिंगल डिजिट में मिल रहा हो तो उस केस में हम लोग कोई कॉमा नहीं लगाएंगे इनके बीच में। अगर वो डबल डिजिट का मिल रहा हो, यानी कि
12 मिल रहा है, 10 मिल रहा है, के अगर 5 मिल रहा है और एल अगर 15 मिल रहा है, तो यहाँ पे एक डबल डिजिट भी अगर आ गया तो आप उसको सिंपली कॉमा के साथ सेपरेट करके लिख देंगे। तीसरा पॉइंट ये बोलता है कि द मिरर इंडिसेस 266 और 133 रिप्रेजेंट द सेम प्लेन। यानी कि देखिए, जो यहाँ पे अगर कोई मिरर इंडिसेस, दो मिरर इंडिसेस आपको दी गई होंगी 266 और 133 किसी दो प्लेन की, तो वो दोनों प्लेन एक ही प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगे, एक सेम प्लेन को ही रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये जो पहला वाला ये है, ये प्लेन जो है, ये इस प्लेन का जो मिरर इंडिसेस 133 है, इसका ये डबल है 266, इसलिए दिस टू मिरर इंडिसेस आर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। Also 266 is double or twice of 133. So the family of parallel set of plane, so 266 family set of family of parallel set of plane and 133 family of parallel set of planes are same। यानी कि इनका जो parallel set of plane का जो फैमिली होगा, यानी कि जितने भी इनके अराउंड जो वो इनका जो सेट्स होगा प्लेन का, पैरेलल सेट ऑफ प्लेन का इस डायरेक्शन में, वो आपका जो एक्स वाई जेड एक्सिस के डायरेक्शन में वो सेम होगा। और इस 266 के अराउंड जो आपका फैमिली ऑफ पैरेलल सेट ऑफ प्लेन मिलेगा, वो आपका उसी डायरेक्शन में ही मिलेगा जिस डायरेक्शन में ये रहेगा। तो इसलिए दोनों का जो मिरर इंडिसेस है वो सेम प्लेन को ही रिप्रेजेंट करेगा। अब हम लोग देखते हैं पॉइंट ग्रुप। तो देखिए ये दोस्तों, ये मैंने टॉपिक इसलिए लिया है, और ये जो मैं एक के बाद एक जो टॉपिक जो ये ले रहा हूँ, जैसे पॉइंट ग्रुप और इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मिरर इंडिसेस क्या होता है, तो ऐसा कोई टॉपिक ऐसा नहीं है कि जो आपको छूट रहा हो। ये सब बेसिकली वो टॉपिक्स मैं ले रहा हूँ इस कोर्स के अंदर, ताकि वो टॉपिक्स मेन ये आने वाले टॉपिक्स है, और ये एग्ज़ाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और ये टॉपिक्स डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं कई बार आपके कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में। आपके डायरेक्ट ये क्वेश्चंस सिंपली आ जाते हैं कि डिफाइन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ग्रुप एंड स्पेस ग्रुप, इसको डिफाइन करिए। तो इस तरीके से जो मेन आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मेन क्वेश्चंस हैं, उनको मैं आपको बेसिक्स के साथ क्लियर कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन किस तरीके से, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं साथ में ले रहा हूँ। तो चलिए पॉइंट ग्रुप क्या होता है ये देखते हैं। द सिमेट्री एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग टू कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, रोटेशन, इन्वर्जन सिमेट्री ऑपरेशंस आर नोन एज पॉइंट ग्रुप। यानी कि सिमेट्री एलिमेंट्स कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है, अगर वो एक लैटिस पॉइंट भी हो, या फिर कोई एक क्रिस्टल हो, या फिर सेट ऑफ लैटिस पॉइंट हो, अगर वो रिफ्लेक्शन और रोटेशन और इन्वर्जन सिमेट्री ऑपरेशंस को मतलब ये इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो पॉइंट ग्रुप कहलाएगा। वो जो एलिमेंट होगा वो आपका पॉइंट ग्रुप कहलाएगा। एग्जांपल के लिए अगर 2D में बात करें तो ऐसे 10 पॉइंट ग्रुप होते हैं, और इन 3D में 32 पॉइंट ग्रुप होते हैं। अब स्पेस ग्रुप क्या होता है? द सिमेट्री एलिमेंट्स करस्पॉन्ड टू ऑल सिमेट्री ऑपरेशंस आर नोन एज स्पेस ग्रुप। ऐसा सिमेट्री एलिमेंट, यानी कि कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो कि सिमेट्री ऑलरेडी पोजेस कर रहा हो, वही बात है, वो चारों सिमेट्री को, यहाँ पे पिछले में हम लोग पॉइंट ग्रुप में ये देखे थे कि सिर्फ 3 ही सिमेट्री को करस्पॉन्ड कर रहा था वो सिमेट्री एलिमेंट, और यहाँ पे जो ये है वो सिमेट्री एलिमेंट वो सभी चारों सिमेट्री को, यानी कि सभी सिमेट्री को करस्पॉन्ड करेगा, तो वो उस केस में वो स्पेस ग्रुप कहलाएगा वो सिमेट्री एलिमेंट। तो देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन, रोटेशन और इन्वर्जन सिमेट्री था। अब यहाँ पे क्या हो गया है कि ऑल सिमेट्री, यानी कि इसमें ट्रांसलेशन सिमेट्री भी ऐड हो गया है। ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन, रोटेशन और इन्वर्जन चारों सिमेट्री 4 टाइप के होते हैं, वो सारे सिमेट्री इसमें करस्पॉन्ड हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे 2D में 17 स्पेस ग्रुप बनते हैं, और इन 3D में 270 स्पेस ग्रुप बनते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है टॉपिक। अब दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कि ब्रैग्स लॉ फॉर एक्स रे डिफ्रैक्शन इन क्रिस्टल क्या होता है। देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं ब्रैग्स लॉ और फॉर एक्स रे डिफ्रैक्शन, यानी कि हम लोग डिफ्रैक्शन को समझने वाले हैं और क्रिस्टल में। और डिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट एट शार्प कॉर्नर्स या फिर शार्प एजेस, यानी कि किसी शार्प कॉर्नर पे या फिर शार्प एज है कोई, वहाँ पे अगर लाइट बेंड हो रहा है तो उस फेनोमेना को कहते हैं डिफ्रैक्शन। और इस तरीके से अगर कोई, जैसे मान लीजिए अगर लाइट किसी चीज़ से टकरा के मुड़ जा रहा है, तो उस चीज़ को आप रिफ्लेक्शन नहीं, आप उसको डिफ्रैक्शन कहेंगे। और वो रिफ्लेक्शन से इस वजह से अलग होगा क्योंकि जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास ये एक दीवार है, ठीक है, अब इस दीवार पे से इस तरीके से अगर एक रे जा रही है, तो रे यहाँ से दीवार से जाएगी, तो यहाँ पे जो अब दीवार से अगर ये रे इस तरीके से, लाइट इस तरीके से पास होकर जा रही है, तो यहाँ पे इस दीवार के नीचे यहाँ पे कुछ रोशनी आपको दिखाई देगी, हल्का हल्का, हाँ थोड़ा थोड़ा रोशनी। तो ये यहाँ पे रोशनी दिखाई दिया इस वजह से क्योंकि लाइट यहाँ पे बेंड हो गया, और लाइट बेंड हो गया यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक डिफ्रैक्शन फिनोमेना हमें मिला। इसी चीज़ को बोलते हैं डिफ्रैक्शन।
अब यहाँ पे ये थोड़ी ना है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों सेम है, यहाँ पे थोड़ी ना लगा सकते आप। तो ये जो शार्प कॉर्नर्स पे जो बेंडिंग होता है उसी को डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ब्रैग्स लॉ फॉर एक्स-रे डिफ्रैक्शन इन क्रिस्टल। तो क्रिस्टल में सिंपली हम लोग देखेंगे कि डिफ्रैक्शन किस तरीके से मिलता है। क्रिस्टल इज एग्रीगेट ऑफ सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पैरेलल प्लेन्स इज कॉल्ड इंटरप्लेनिंग स्पेसिंग डी। यानी कि जो इंटरप्लेसिंग स्पेसिंग या फिर इंटरप्लेनर स्पेसिंग या फिर इंटरप्लेनर डिस्टेंस या फिर इंटरप्लेनर स्पेसिंग डिस्टेंस डी जिसको कि डिनोट कर रहे हैं। तो किन्हीं दो सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, यानी कि कोई दो सेट, और मान लीजिए ये दो सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स है, इनके बीच में जो आपस में ये जो पेंसिल है ये डिस्टेंस है आपका डी। तो इस तरीके से ये बताया जा रहा है कि कोई भी अगर क्रिस्टल है उसमें जो दो सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स होंगे उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डी होगा, और इसको हम बोलते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग। अब एक्स-रे डिफ्रैक्शन, ब्रैग्स लॉ को समझने से पहले हम लोगों को एक्स-रे डिफ्रैक्शन समझना चाहिए, क्योंकि ब्रैग्स लॉ एक्स-रे डिफ्रैक्शन के लिए दिए थे, तो पहले एक्स-रे डिफ्रैक्शन को जान ले फिर ब्रैग्स लॉ समझा जाएगा। तो इंट्रोडक्शन के लिए हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं कि वॉन लॉ इन 1912 सजेस्टेड दैट एक्स-रेज कैन बी डिफ्रैक्टेड बाय क्रिस्टल्स। लेटर फ्रेडरिच एंड निपिंग सक्सेसफुली demonstrated the diffraction by X-rays by ZNS crystal. The interplanar spacing d in a crystal is of the order 1 angstrom, and the wavelength lambda of X-rays is also of same order. That is, interplanar spacing is equals to the wavelength of X-ray is approximately equal to the 1 angstrom. So X-rays can be diffracted by crystals. एक्सरे डिफ्रैक्शन इस तरीके से पता चल पाया क्रिस्टल में कि जब हम लोग जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है उसका जो ऑर्डर है वो 1 एंगस्ट्रॉम लिए थे। दो पैरेलल सेट ऑफ प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस है उसका जो ऑर्डर लिए थे वो 1 एंगस्ट्रॉम लिए थे। और ये 1 एंगस्ट्रॉम, ये ए के ऊपर जो जीरो लगा हुआ है जैसे ओ टाइप का लगा हुआ है छोटा सा, ये एंगस्ट्रॉम है ए, और इसको ये साथ में एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। ये एक यूनिट होता है, डिस्टेंस का यूनिट होता है एंगस्ट्रॉम, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁹ मीटर। अब इसका जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है उसका ऑर्डर जो है वो 1 एंगस्ट्रॉम होगा। और अगर जो वेवलेंथ जो हम इंसिडेंट करा रहे हैं उस क्रिस्टल पे, वो अगर एक्सरेज हम लोग करा रहे हैं तो उसका जो वेवलेंथ का ऑर्डर होगा वो भी अगर सेम होगा, तो ऐसे केस में जो एक्सरेज होगा वो डिफ्रैक्ट हो जाएगा क्रिस्टल में, मतलब इंसिडेंट होकर वो डिफ्रैक्ट हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो ये अगर हम लोग मान लेते हैं क्योंकि कोई क्रिस्टल है तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, दो प्लेन्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो अगर डी है। तो हम लोग अब देखते हैं कि एक्स-रे डिफ्रैक्शन कैसे क्रिस्टल में कैसे प्रोसीजर लेता है उसका। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए एक्स-रे डिफ्रैक्शन का प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आपको एक डायग्राम बनाना है। यहाँ पे दो सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स बना दीजिए, इन दोनों के आपस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डी होगा, इंटरप्लेनर स्पेसिंग। और ये बेसिकली इंटरप्लेनर स्पेसिंग आप डी ये जो बोल रहे हैं ये दो सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स के बीच का भी डिस्टेंस है, दो लैटिस पॉइंट के बीच का भी डिस्टेंस है, और दो पार्टिकल्स के बीच का भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव एटम्स, इसको भी आप ये बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ये अगर मान लीजिए कोई इंसिडेंट रे यहाँ पे दो, मान लीजिए पैरेलल इंसिडेंट रे, यानी कि ये देखिए दो इंसिडेंट रे आपस में पैरेलल है, अगर ये क्रिस्टल में किसी इंसिडेंट कर रही है तो ये यहाँ से ये इस तरीके से इस पॉइंट पे जाके ये डिफ्रैक्ट हो जा रही है। तो देखिए व्हेन एक्स-रे फॉल्स ऑन अ क्रिस्टल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम्स ऑफ क्रिस्टल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट एक्स-रेज। यानी कि जब हम किसी क्रिस्टल पे एक्स-रेज को फॉल करते हैं तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उस क्रिस्टल के अंदर वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं उसी फ्रीक्वेंसी से जो कि उस एक्स-रे की फ्रीक्वेंसी होती है। द इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्सेलरेटेड एंड द एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स re-emitted the radiation of frequency which is same as the frequency of incident X-rays। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वाइब्रेट कर जाते हैं, तो वाइब्रेट करने से उनके अंदर एक एनर्जी आ जाती है जिसके वजह से वो एक्सेलरेट हो जाते हैं, यानी कि वहाँ से वो एक्सेलरेटेड हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं। और एक्सेलरेट होने की वजह से जब वो कोई इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेलरेट होता है, यानी कि अगर किसी अपने एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जाता है तो वो एक रेडिएशन इमिट करता है। तो रेडिएशन इमिट करता है तो उस समय वो जो रेडिएशन इमिट करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी वही सेम फ्रीक्वेंसी होगी जिस रेडिएशन का जो एक्सरे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसी फ्रीक्वेंसी जो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन होगा वही सेम फ्रीक्वेंसी उस इलेक्ट्रॉन के रेडिएशन की होगी जो वो इमिट कर रहा होगा। तो द इलेक्ट्रॉन एमिटेड रेडिएशन विल इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली। द इमिटेड रेडिएशंस विल इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली
and we will get diffraction pattern on a screen which provides a valuable information regarding structure and properties of crystals like what orientation of parallel plane is there in crystal। देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स जो रेडिएशन एमिटेड रेडिएशन होंगे, जो कि रेडिएशन इमिट किए जा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स के जरिए, वो आपस में इंटरफेयर कर रहे होंगे, यानी कि आपस में एक दूसरे से मर्ज हो रहे होंगे या फिर आपस में एक दूसरे से कंबाइंड हो रहे होंगे। तो इस कम्बिनेशन से जो हमें एक पैटर्न मिलेगा, डिफ्रैक्शन का पैटर्न मिलेगा, वो हमें स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। अब वो कंस्ट्रक्टिवली भी इंटरफेयर कर सकते हैं और डिस्ट्रक्टिवली भी इंटरफेयर कर सकते हैं। यानी कि कंस्ट्रक्टिवली का मतलब है कि जब कोई एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एनर्जी को आपका रेडिएट कर दिया, मतलब निकाल दिया बाहर, इमिट मतलब निकालना, और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी तरीके से निकाल दिया अपने एनर्जी को, तो दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है वो आपस में मैच कर रहा है। तो इस समय जो वेव आपस में दोनों जुड़ जाएंगे, और इस समय जुड़ने की वजह से ये दोनों ऐड हो जाते हैं, तो ये कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, बनते हैं। तो ये जो इस समय हमें पैटर्न मिलेगा यहाँ पे, ये एक बड़ा वेव का पैटर्न मिलेगा। और जब डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे तो यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन होगा वो इस तरीके से पहला एनर्जी इमिट कर रहा होगा, और दूसरा जो एनर्जी इमिट कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन वो इस तरीके से कर रहा होगा, यानी जस्ट इसका अपोजिट। तो इस केस में जो ये अपर है ये डाउन है, और ये जो डाउन है ये अप है, ये आपस में जब ऐड होंगे तो ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे के एनर्जी को, और जब कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे हमें कोई आपको वो नहीं मिलेगा रेडिएशन, मतलब उस समय कोई रेडिएशन नहीं मिलेगा। यानी कि समझ लीजिए कि दो एनर्जी अपोजिट डायरेक्शन में आपस में एक दूसरे को ख़त्म कर दिए, मतलब डिस्ट्रक्ट कर दिए, तो उस समय हम लोगों को कोई रेडिएशन नहीं मिलेगा। तो इस तरीके का एक डार्क और एक लाइट, डार्क लाइट करके आपको एक पैटर्न मिलेगा स्क्रीन पे। और इस इंफॉर्मेशन से हम लोग को जो पैटर्न मिलेगा उससे हम लोग इस क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को, उसके प्रॉपर्टीज़ को, उसके ओरिएंटेशंस को, पैरेलल प्लेन्स का के ओरिएंटेशन के बारे में हम लोग क्रिस्टल के किसी को डिफ़ाइन करके बता सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़, अब देखिए एक्सरे डिफ्रैक्शन हम लोग समझ लिए कि एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे कि ब्रैग्स लॉ फॉर एक्सरे डिफ्रैक्शन इन क्रिस्टल कैसे हम लोग डिफ़ाइन करेंगे।